ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आईना टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं मोहम्मद यूनुस अली नूर। नाज़रीन, आलमी सियासी फसाद पर इस वक्त शतरंज का दिलचस्प खेल जारी है और खींचातानी लगी हुई है। पाकिस्तान में और दुनिया की सियासत में इस वक्त फ़र्क सिर्फ इतना है, दुनिया की सियासी क्राफ जो है वो अपने मुल्की मुफाद की जंग लड़ रही है और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम की बदकिस्मती ये है कि इसकी सरपरस्ती और क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्होंने गुर्बत जो है वो किताबों में तो पढ़ी हो, कहानियों में तो सुनी हो, लेकिन गुर्बत को जो है वो देखा ना हो या गुर्बत को इसलिए वो महसूस भी नहीं कर सकते और पाकिस्तानी अवाम के जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनके मतलब उनको एहसास भी नहीं है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कुछ अहम खबरों का तज़किरा करेंगे और बहुत ही अहम खबरों के मुख्तसर मगर उसके मर्जी पॉइंट आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि दुनिया भर व पाकिस्तान में बहुत ही अहम चीज़ों की डेवलपमेंट के मतलब आपको आगाही हो सके। नाज़रीन, प्रोग्राम की सबसे अहम खबर की तरफ बढ़ने से पहले कुछ मज़ीद खबरें आपकी नज़र में मुख्तसरन पेश करते हैं जो अहमियतन दुनिया और पाकिस्तान की सियासत पर गहरा असर रखती हैं। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले मुख्तसरन बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता इतवार को जैसे कि बारिश हुई, आसमानी बिजली गिरने की वजह से तहसील पसरूर और नारोवाल और कुछ और भी तहसीलों में जो है वो 11 हलाकतें हुई हैं और कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। लोगों के जो अपना माल मवेशी हैं वो भी नुकसान हुआ है। उसमें मुतल्लिका महकमा ने तलकीन की है कि जो है इस वक्त पाकिस्तान में मानसून से पहले ही जो है वो बारिशें जो है वो अपनी तबाही उन्होंने करनी शुरू कर दी है। बारिशें हैं वो गरज चमक के साथ मुतवक्के हैं। पाकिस्तान के अवाम को इस बात की तलकीन की है, नसीहत की है कि जो है वो बारिश में परहेज़ किया जाए और ऐसी जगह कुछ जो ख़तरनाक जगह हैं दूर रहा जाए। जी तो नाज़रीन, इसी तरह पाकिस्तान के लिहाज से एक अच्छी खबर ये है जिसके पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुंतज़िर है और वो इस चीज़ की मुतलाशी थी कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो बिज़नेस की तरफ भी जो है वो एक ट्रेंड दिखाती हुई नज़र आए। बलूचिस्तान के ज़िला करम में कोयला की जो माइनिंग है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया जो पाकिस्तान की मीशत में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ बैनुल-अक़वामी सतह की जो खबरें हैं उनको हिस्सा बनाते हैं। जैसे कि जो नरेंद्र मोदी का दौरा है अमेरिका का, उसमें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक एजेंडा सेट किया गया है उसकी इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो बड़ी हलचल बनी हुई है। तो इसका जो बेसिक है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि हमारी आवाम जो है वो जान सके इस वक्त जो है वो बैनुल-अक़वामी लेवल में सियासत में क्या हो रहा है। तो बेसिकली जो इस वक्त नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका का विज़िट था, ये जो दौरा था, ये इसलिए था कि अमेरिका जो है वो चाइना के एक जो कद काठ है, सियासी कद काठ है, उसकी जो ताकत है उससे परेशान है। पिछले दिनों आपने ये देखा था कि चाइना ने जो है वो सऊदी अरेबिया और ईरान की उनके जो दरीना खदशात थे उनको ख़त्म करके उसको दोस्ती में बदला है और उसके लिए ना सिर्फ अरब की दुनिया बल्कि मुस्लिम दुनिया जो है वो उससे बड़ी खुश है और चाइना ने जो है वो एक हीरो बनकर सामने आया तो जिससे अमेरिका इंतहाई परेशान था। अमेरिका की पहले से ही जो है वो एक बड़ी कोशिश है कि वो किस तरह से चाइना की इकानमी को और चाइना की शोहरत को डैमेज करे, लेकिन चाइना जो है उसने अपने बिज़नेस को, अपने कारोबार को इस वक्त इस तरह फोकस्ड है कि वो अमेरिका को पकड़ाई नहीं दे रहा और फिर उसके तदारुक के लिए अमेरिका ने जो है अमेरिका और चूँकि जो भारत है इनकी जियोग्राफिकली जो है वो थोड़ी सी टसल भी रहती है, तो अमेरिका ने ये बेहतर समझा कि भारत को जो है वो मजबूत करके तो चाइना को डैमेज करवाया जाए। यहाँ पे अमेरिका का मकसद ये था कि भारत को जो है वो दुनिया की जो तीसरी बड़ी इकानमी जो है वो बनाया जाए, भारत को जो है उस कदर मजबूत किया जाए कि वो चाइना को डैमेज कर सके, क्योंकि भारत जो है वो चाइना के लेवल पे उस तरह से जो है वो एक मुआशी पावर नहीं है। तो अमेरिका ने बेहतर समझा कि जो भारत है उसको मुआशी तौर पर इतना मजबूत करे कि जिससे वो चाइना को डैमेज कर सके। तो चाइना जो है वो दुनिया की चीज़ों को दुनिया की तरह परवाह नहीं करता, वो अपना डिफेंस भी करता है लेकिन साथ साथ वो अपने कारोबार को जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जैसे कि पाकिस्तान में जो है वो अपने ज़ाती मुफाद की खातिर तो पाकिस्तान का कारोबार है उस पर कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है। जैसे कि हम इस वक्त जो है अपनी बेल्ट में सबसे लोएस्ट और हम सबसे गरीब मुल्क हो चुके हैं, हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 4 अरब डॉलर के हो चुके हैं, वो भी किसी के हैं। तो चाइना जो है वो मतलब इस वक्त बड़ी हाई फाई मईशत में बैठा हुआ है, तो इसलिए अमेरिका ने कोई इस तरह का उनके साथ एजेंडा तय किया कि हम भारत को जो है वो मजबूत करें, इस काबिल हो सके कि वो चाइना को डिफेंड कर सके और चाइना को डैमेज कर सके। जी तो चाइना जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो दुनिया के साथ जो है वो जैसे दिफाई तौर पे भी जो है मुकाबला कर रहा है, लेकिन वो अपनी मईशत को भी मजबूत कर रहा है और साथ साथ वो अपनी एक बेल्ट भी बना रहा है, वो एक अपना ब्लॉक बना रहा है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो है वो रशिया का विज़िट किया, जो रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है उसमें उन्होंने रशिया को भी अपने साथ लगाया। फिर रशिया के जो वज़ीर हैं वो चाइना आए, अपनी दोस्ती जो है वो आपस में बढ़ाई है
اور ایک مضبوط ملک کو مزید اپنے بلاک میں جو ہے لینے کی کوشش کی ہے۔ تو یوں چائنا جو ہے وہ معاشی اور سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ وہ ایک بلاک بھی بنا رہا تھا، اور اس بلاک سے پریشان ہونے کی وجہ سے جو امریکہ ہے چائنا کو ڈیمیج کرنے کے لیے، بھارت کو مضبوطی کے لیے انہوں نے کچھ آپس میں کانٹیکٹ کیے ہیں۔ یہ تو ناظرین اگلی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ مساق معیشت کی شنید ہے۔ مساق معیشت کرنا اچھی بات ہے، لیکن پاکستانی عوام کے ساتھ مذاق یہ ہے کہ جو اتنے بھی لوگ مساق معیشت کر رہے ہیں ان کی اپنی جائیدادیں، ان کے اپنے جو بیلنسز ہیں، ان کی اپنا جو رہن سہن ہے وہ سارا بیرون ملک ہے۔ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایک روپے کے لیے جو ہے وہ کشکول لیے پوری دنیا میں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ اتنے مطلب بلند و بالا ان کے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں پاکستان کی محبت کے لیے، اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ یوں جو ہے بڑے بولنے سے نہیں، وہ اپنی جتنی بھی جائیدادیں ہیں مساق معیشت کرنے سے پہلے اپنی تمام جائیدادیں، اپنے تمام بزنسز جو ہیں وہ پاکستان لے آئیں۔ تو یہ ہی ان کا جو ہے وہ بڑا ایک اہم قدم ہوگا پاکستان کے لیے، اور یہ پاکستان کے ساتھ وفا کا ایک ثبوت ہوگا، لیکن ایسا کریں گے نہیں۔ مساق معیشت صرف عوام کی آنکھوں میں ایک دھول جھونکنے کی مانند ہے، ادروائز ان کا پاکستان کے لیے ایک جو ہے وہ مثبت معنوں میں یا صحیح معنوں میں پاکستان کی وفا ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ جی تو ناظرین پھر اگلی اس وقت جو خبر جو ملک پاکستان میں اس وقت معمہ بنی ہوئی ہے، وہ دبئی میں اس وقت جو میٹنگ چل رہی ہے جو پی ڈی ایمز کی، تو اس کو جو اپنا پاکستان کے مبصرین ہیں اس کو ایک جمعہ بازار کا نام دے رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں کے عوام کے لیے کچھ بھی ڈسکس نہیں ہو رہا۔ عوام جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو اپنا گزشتہ سال جو سیلاب آیا تھا اس کے جو متاثرین ہیں، ابھی تک جو عوام نے وعدے کیے تھے اس کی امداد کے منتظر ہیں، لیکن ان کی کوئی ڈسکشن نہیں کر رہا۔ ان کے لیے کوئی بھی دبئی، قطر یا کسی ملک میں کوئی کسی قسم کی بیٹھک نہیں ہو رہی۔ یہ صرف وہاں پہ کیا حصہ کس کو دینا ہے، کیا حصہ کس کو ملے گا، اس کے لیے ساری یہ بیٹھک سجی ہوئی ہے۔ جی تو ناظرین یہاں پہ انٹرنیشنلی میں آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرتا جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حادثات اس وقت پیش آئے ہیں، جو ہے ایک جو یونان کے سمندر میں جو ہے وہ ایک کشتی ڈوبی ہے، اور دوسرا ایک آبدوز جو کشتی ڈوبی ہے بھوک مٹانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کا رسک لیا، اور دوسری جانب جو آبدوز ڈوبی ہے وہ ایک اشرافیہ لوگ تھے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ مبصرین نے دو قسم کی رائے پیش کی ہے کہ جو یونان میں جو کشتی ڈوبی ہے وہ جانیں زیادہ ضروری ہیں، وہ جو ایشو ہے وہ زیادہ قابل ذکر ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہاں پہ ہوتا الٹ یہ ہے کہ جو اشرافیہ کے لوگ ہیں ان کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ البتہ یہاں پہ لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ غریب کے لیے اب لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اس وقت دنیا میں پاکستان میں جو ہے ایک تبدیلی اس کو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال تو آیا ہے کہ غریب کے لیے بھی آواز اٹھائی جائے، کیونکہ پاکستان کی میڈیا یا انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایسی باتوں کا ذکر کرتا ہے جو اشرافیہ کے مفاد میں ہوں۔ یہ تو ناظرین پروگرام کے آخر میں سب سے اہم خبر کہ جو کشتی جو ہے وہ یونان کے سمندر میں ڈوبی ہے، تو اس کے جو حقائق ہیں وہ ایسا ایسا کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ ایک مسافر جو اس کے متعلق سارا تجربہ رکھتا تھا، اور وہاں پہ کس طرح سے سفر کیا جاتا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ پریشانیاں بیچ میں آتی ہیں، وہ اس نے سارا بیان کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آگاہی ملے گی۔ تو جب آپ یہ مشکلات جانیں گے تو یقیناً آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی زندہ صرف انسانوں کے حوالے نہیں کریں گے کہ وہ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ عبرت انگیز سفر ابتدائی مراحل میں ہی انسانی اسمگلنگ کی صورت میں شروع ہوتا ہے اور اغوا کاروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور بھاری معاوضوں کی ادائیگی باوجود اپنی منشا سے غیر قانونی راستوں سے اجنبی ممالک میں اسمگل ہونے کے خود کو ان غیر انسانی اسمگلروں کو حوالے کر دیتے ہیں، جنہیں اغوا کاروں کی طرح یرغمال بنا لیتے ہیں، یعنی ان پر بے منع تشدد کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھوک، پیاس، تشدد اور بلیک میلنگ سے نامعلوم منزل کی جانب شروع ہونے والا یہ سفر بڑھتا ہوا ہر قدم اپنی ہولناکی کا احساس دلاتا ہے۔ کوئٹہ پہنچے تو ایک ہوٹل میں یہ سوچتے ہوئے اگلی منزل پر کیسا کھانا ملے گا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اتنی دیر میں ڈبل کین ڈالے آ گئے، اور انسانی اسمگلروں اور کارندوں نے ہمیں ان ڈالوں میں ٹھونسنا شروع کر دیا۔ اس دوران ان سے کپڑے اتروا لیے، پیسے، موبائل فون اور دوسری اشیاء چھین لی، اور ایک ڈالے میں 40 کے لگ بھگ بندے بھر دیے اور بارڈر کی جانب روانہ ہو گئے۔ اور بارڈر کی طرف ہونے والا 6 گھنٹے سفر، یہ سفر 6 گھنٹے کا، یہ سفر 6 ماہ سے جتنا لگا، اور راستے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم مسافر نہیں بلکہ قیدی کی طرح ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس دوران انسانی اسمگلروں یا اغوا کاروں کے گروہوں درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، اور ان کے درمیان فائرنگ شروع ہو گئی۔
लेकिन इनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता हमारे कुछ लोग जो ज़ख्मी हो गए, जिन्होंने वो ज़ख्मी हालत में छोड़कर आगे बढ़ गए, और इस दौरान उन्होंने यरगमालूम को गाड़ी से उतार कर पैदल चलने का हुक्म दिया और ईरान बॉर्डर तक दुश्वार गुजार और ख़तरनाक रास्ते भूख प्यासे 6 घंटों से ज़्यादा वक्त में तय हुआ। इसके बाद दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला 3 से 4 रोज़ के पैदल सफ़र के बाद तय हुआ। दुश्वारियों और परेशानियों का ये सिलसिला आखिरी पड़ाव तक जारी रहता है और मुजरमों या इंसानी स्मगलों का वतीरा है कि बीमार और कमज़ोर को बर्दाश्त नहीं करते और समंदर या जंगल में फेंक देते हैं। उनको आखिरी मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ते के 8 से 9 ममालिक पार करने पड़ते हैं, जिनका सही सलामत गुजरना मौत से कम नहीं। वो कह रहे हैं कि मतलब ये रास्ता जो है, ये सफ़र जो है वो भूख प्यास और मतलब जो है वो ब्लैक मेलिंग से शुरू होता है, और जो ये शुरू होता है और हर मरहला जो है वो एक मौत की मानद होता है। इसको क्रॉस कर जाना एक मोज़े की मानद होता है। तो उनका कहना है कि मतलब जो है वो रास्ते में अगर किसी भी किस्म की परेशानी आ जाती है तो जो सरप्रस्त एजेंट्स होते हैं, इंसानी स्मगलर होते हैं, वो फिर साथ नहीं देते। मुश्किल हालात में वो जो है वो वहाँ पे तने तनहा छोड़कर फिर आपने अपनी मदद आपके तहत जो है वो फिर अगर आप कुछ कर सकें, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको तो रास्ते का पता नहीं होता। और जो उस ग्रोह से कोई बीमार हो जाता है या कोई अगर जो है वो कमज़ोर थक जाता है तो उनको वो फेंक देते हैं उधर ही, और ये मतलब जो है वो जो मतलब सही सलामत चल रहे होते हैं उनको साथ लेके चलते हैं, ताकि पीछे से जो फोर्सेस पीछा कर रही होती हैं ऐसे लोगों की जो तलाश में होते हैं, हम इन दरिंदों के हवाले जो अपने बच्चों को कर देते हैं। फिर आगे वो कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 1 हफ्ते तक दुश्वारियाँ बर्दाश्त करने के बाद जब ईरान की हदूद में दाखिल हुए तो वहाँ इंसानी स्मगलरों का ग्रोह मौजूद पाया, जिनकी ज़िम्मेदारी हमें तुर्किया की सरहद पर मौजूद तुर्किया के इंसानी स्मगलरों के हवाले करना था। मज़ीद उनका कहना है कि उन्होंने मुसाफिरों को पहले से मौजूद करोला कारों में सवार करना शुरू किया और एक गाड़ी में गुंजाइश ना होने की वजह से 18 लोगों को डिग्गी में और सीटों में ठूंस दिए और रवाना हो गए, और तुर्की बॉर्डर के करीब पहुँचे तो सामने फौजी जो फोर्स है, बॉर्डर फोर्स, और पीछे ईरानी राजन या जराइम पेशा ग्रोह अपना खोर थे जो इस किस्म के शिकारों की तलाश में होते हैं। आगे बढ़े तो आगे बर्फ़ पोश पहाड़ी सिलसिला था। जैसे फ़ौजियों और खोरदे ग्रोहों से बचकर निकल जाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। खोरदे ग्रुपों के हथे चढ़ने वाली नई मुसीबतों में फंस जाते हैं। कहता है कि जो इन ग्रुपों के हथे चढ़ते हैं वो नई मुसीबतों में फंस जाते हैं, क्योंकि अपना ये जो ग्रुप होते हैं ये उनको जो है वो अपनी उसमें तहवील में ले लेते हैं। फिर उनके जो घर वाले होते हैं उनको वीडियो कॉल्स करते हैं और उनको फिर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और घर वालों को कॉल करके कि आपका बच्चा जो हमारी तहवील में है, आप इतना तावान भेजें तो हम आपके बच्चों को जो है वो रिलीज़ कर देंगे। बच्चे के ऊपर उन्होंने जो है वो खंजर और असलहा जो है वो ताना होता है और इन्हें मतलूबा रकम भेजने पर मजबूर कर देते हैं। सफ़र के दौरान अगर ज़िंदा रहना है तो हर कदम पर पैसे देने पड़ते हैं, वरना ये लोग पकड़े जाते हैं और बॉर्डर फोर्स या पुलिस के हवाले कर देते हैं, और रास्ते के तमाम सरहदों के रास्ते पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती अदारे FIA के हवाले कर दिया जाता है। जी तो नाज़रीन, ये आप जो है वो हालात देख रहे थे, हालात जान रहे थे ये किस कदर जो है वो बच्चों के लिए मुश्किलात होती हैं और किस तरह वो एक दरिंदों से एक तो जंगलों से गुजरते हैं, एक तो जो है वो समंदर का जो ख़तरनाक सफ़र है वो कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं उनका डर और पीछे जो राजन होते हैं उनका डर। तो हर तरफ उनके लिए जो है वो एक परेशानियाँ ही परेशानियाँ होती हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ से बच के निकलना एक मौत की मानद होता है। ये बड़ी अहम आगाही थी जो हमने आईना TV के तवज्जुह से हकीकी आईना आपको दिखा रहे हैं। बच्चों को जो है वो अच्छी तालीम दें, अच्छा हुनर सिखाएँ, और वो पाकिस्तान में या फिर कोई ऐसे अपने ममालिक जहाँ पे जाना आसान है, वो अपने फ़न का इजहार कर सके और अपने लिए अपनी ज़िंदगी का जो ज़ाती राह है वो कमा कर तो अपनी ज़िंदगियों को कम से कम रिस्क में ना डालें। सो इस प्रोग्राम और इस खबर की अहमियत को जानते हुए आप लोगों से गुजारिश कि इस लिंक को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ शेयर करें और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अहम खबरों की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सकें और आप इन अहम खबरों से जो है वो मुस्तफ़ीद होकर जो इस मुआशरे का हकीकी आईना है वो आईना TV के तवज्जुह से देख सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद यूनुस अली नूर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले अहम प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।